नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी प्रतिरोध। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी। उसके पूरे बदन पर जैसे छिपकलियां रेंग रही थीं। नंदोई का लिजलिजा स्पर्श याद करके उसे उबकाई आ रही थी। उनकी लोलुप दृष्टि मानो अब तक उसका पीछा कर रही थी और वासना से सने शब्द अब तक कानों में झंझना रहे थे। उस समय मन तो हुआ था कि तमाचा जड़ दे, पर रिश्ते आड़े आ गए, इसीलिए सिर्फ धमकाकर छोड़ दिया। बदले में उन्होंने भी धमकी दे डाली थी, शिकायत करके देखो, इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। एक क्षण तो मीरा सहम गई थी। अभी तो शादी को कुल जमा 6 महीने भी नहीं हुए थे और वह कैसे दुष्चक्र में फंस गई है। उसकी शादी के बाद ननद पहली बार सपरिवार घर आई हैं। उन लोगों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह शाम पकवान बना रही है, ननद को पानी का गिलास तक नहीं उठाने देती। अपनी अलमारी उसने दीदी के नाम पर खुली छोड़ी है, जो चाहे निकालें और पहने। बड़ी मन्नतों से पाए उसके बच्चों पर पूरी माया ममता लुटा रही है। उसकी शैतानियों को नज़रअंदाज कर रही है, उसकी शरारतों को बख्श रही है। पर पता नहीं नंदोई के साथ यह सहज नहीं हो पाई। उसके अंतर्मन ने उसे सचेत कर दिया था कि इस आदमी की नज़र साफ नहीं है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। शायद उसकी यही कोशिश उनके अहम को आहत कर रही है। उनका पौरुष तर्क इस अवमानना से तिलमिला उठा था और शायद इस अपमान का बदला चुकाने के लिए ही वे मौके की तलाश में रहे हों। वह शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। दोपहर का खाना खाकर सुयश रोज की तरह दुकान चले गए थे। अम्मा जी बिटिया को लेकर सुनार के पास गई थीं। मारी भी काम निपटाकर जा चुकी थी। उसी समय उन्होंने रसोई की चौखट पर खड़े होकर आवाज दी, क्यों, एक कप चाय मिल सकेगी क्या? उसका जी धक से रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह घर में बिल्कुल अकेली है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आप बाहर चलकर बैठे, मैं वहीं लेकर आऊंगी। दरअसल उनके वहां खड़े रहने से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। यहाँ पानी तो पी सकता हूँ, क्या उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप एक गिलास भरा, ट्रे के एक सिरे पर उसे रखा और दूसरे सिरे से ट्रे पकड़कर उनके सामने कर दिया। मैं क्या अछूत हूं जो इस तरह से पानी दे रही हो? वे गुर्राए। फिर मीरा भी चुप रही और चाय की तैयारी में जुट गई। वह बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। जीजाजी भी उनका मंतव्य समझ गए और चुपचाप बाहर जाकर बैठ गए। उसने बड़ी राहत महसूस की। चाय बनाकर वह धीरे से बैठक के कमरे में रख आई। उन्होंने अखबार से सिर उठाकर देखा। क्या क्या, एक ही कप बनाकर लाई हो? तुम्हारा कप कहाँ है? जी मैं शाम को चाय नहीं पीती। थोड़ा साथ तो दे सकती हो। चाय क्या कोई अकेले पीने की चीज़ है? जाओ एक कप ले आओ, इसी से शेयर कर लेंगे। मुझे माफ़ कीजिए, रसोई में बहुत काम पड़ा है, कहकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, उन्होंने उसका आंचल पकड़ लिया। जीजाजी, आप होश में तो हैं? उसने किसी तरह अपना आंचल छुड़ाते हुए कहा। होश में कहाँ हूँ, मेरे होश तुमने छीन लिए हैं। जीजाजी आप घर के बड़े हैं, बड़ों की तरह व्यवहार कीजिए। बड़ा हूं तो क्या हुआ, बूढ़ा तो नहीं हूं। चाय का तो एक बहाना था, सोचता था उसी बहाने मेरे पास 5 मिनट बैठोगी, पर तुम तो जैसे मेरी छाया से भी दूर भाग रही हो। मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? आप मेहमान हैं तो फिर मेहमानों की मर्यादा में रहिए, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? मुझे मजबूरन अम्मा जी से या इनसे शिकायत करनी पड़ेगी। और तुम्हारा वह मिट्टी का माधो मेरा क्या कर लेगा?
मेरे सामने आंख उठाकर बात करने तक का तो उसमें ताव नहीं है। तुम शिकायत तो करके देखो, इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। आखिर क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? इसके बाद मीरा वहां खड़ी नहीं रही, रसोई का दरवाजा बंद करके सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसका तन मन अब भी घृणा से जल रहा था, हृदय भय से धड़क रहा था। इस व्यक्ति की खोटी नियत को उसने शादी के मंडप में ही भांप लिया था। गरीब घर की लड़की थी मीरा, पर रूपराज रानी सा पाया था, इसलिए सुयश की मां ने उसे बेटे के लिए मांग लिया था। मीरा के माँ बाप तो इस प्रस्ताव से ही धन्य हो गए थे। 2 बेटियों का ब्याह करके वे एकदम खोखले हो गए थे। 2 की चिंता और थी। ऐसे में यह प्रस्ताव तो वरदान ही था जैसे। बिना किसी दान दहेज के ऐसा घर वर जुटाने का तो वे सपना भी नहीं देख सकते थे। शादी के मंडप में ही जीजाजी को पहली बार देखा था। मजाक के नाम पर बड़ी भद्दी फब्तियां कस रहे थे और सब लोग हो हो करके हंस रहे थे। कभी कहते, भैया या तो लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया समझो। कभी कहते, इसी को तो कहते हैं छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। दीदी से बोले, या भी हमारी तरह मानव पुनों की जोड़ी है, बस भूमिकाएं कुछ बदल गई हैं। दीदी बेचारी कटकर रह गई थी। घर आते आते ही अम्मा जी से बोले, अम्मा यह काम आपने बहुत अच्छा किया, आपकी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। मीरा ने देखा था कि जीजाजी की हर टिप्पणी पर सुयश का चेहरा बुझ जाता था। पहले तो उसे हैरानी हुई थी कि कोई भी इस व्यक्ति को कोई घुड़कता क्यों नहीं है, क्यों सब उसकी बेजा हरकतें बर्दाश्त किए जा रहे हैं। बाद में पता चला ये इस घर के दामाद हैं, उनकी हर बात जायज है। तभी से इस व्यक्ति के प्रति उसके मन में वितृष्णा, एक जुगुप्सा का भाव उपजा था। अब तो उसके साथ भय और क्रोध भी जुड़ गया था। उसके सामने जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। करीब 7 बजे माँ बेटी बाजार से लौटी। अपनी आंखों से उन्हें रिक्शे से उतरते देखने के बाद ही वह कमरे से बाहर आई। उन लोगों के आते ही जीजाजी बाहर चले गए। जाते हुए कहते गए कि खाने पर इंतजार मत करना, किसी दोस्त के साथ कार्यक्रम है। मीरा ने राहत की सांस ली। उसने फटाफट खाना बनाया, सास ननद को खिलाया और कमरे में आकर लेट रही। पति की प्रतीक्षा रोज ही करती थी, पर आज दरवाजा खुला रखने का साहस नहीं हुआ उसे। किताब पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुयश ने शायद 2-4 बार दरवाजा खटखटाया होगा, क्योंकि जब उसने दरवाजा खोला तो उसका मूड काफी उखड़ा हुआ था। किसके ख्यालों में खो गई थी कि मैं इतनी देर से दरवाजा पीटता रहा और तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उन्होंने तल्ख स्वर में पूछा। सॉरी, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कैसे आंख लग गई। आंख लगाने का शौक इन दिनों ज्यादा चढ़ा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? सुयश ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्सा चेहरे पर हावी रहा। जूते पहने पहने ही वह बिस्तर पर लेट गए। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगा रही हूं। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बाहर खाकर आया हूं। वह कहना चाह रही थी कि खाकर आए हैं तो क्या हुआ, मेरे साथ 2 कौर खा लीजिए, पर उनका मूड देखकर चुप रह गई। पलंग पर सामने बैठकर उसने बातें शुरू करने की गरज से शुरू ही किया था कि वह चीख कर बोले, लीव मी अलोन, मेरे सामने नौटंकी मत करो। मीरा स्तब्ध रह गई। इतना घुन्ना आदमी इतनी कड़वी कठोर बात कैसे कह गया? मीरा जानती है कि सुयश हमेशा हीन ग्रंथि से ग्रस्त रहते हैं। वे अपने को मीरा के योग्य नहीं समझते। पता नहीं कैसे उनके मन में यह बात बैठ गई है कि मीरा ने परिस्थितियों से मजबूर होकर शादी के लिए हाँ की होगी। यह एहसास उन्हें बेचारा सा बना देता है। वे कभी खुलकर अपनी कोई बात नहीं कहते, किसी तरह की फरमाइश नहीं करते। उसने उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनी, फिर वे आज अचानक इतने आक्रामक कैसे हो गए? उसका मन एकदम चौकन्ना हो गया। कहीं ये सब नंदोई की करतूत तो नहीं है? बाहर कहाँ खाया? होटल में? साथ में कौन था? क्या फौजदारी करोगी जो इतने सवाल दाग रही हो? अच्छा जाने दीजिए। एक बात बताइए,
आपके जीजाजी आपके लिए पूजनीय तो हो सकते हैं, पर क्या विश्वसनीय भी हैं? सुयश एकदम चौंक कर उठ बैठे। जीजाजी को बीच में क्यों ला रही हो? आप उन्हीं के साथ गए थे ना? सुयश चुप रह गए। उनका मौन ही स्वीकृति था। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी शिकायत की तो वे मुझे बदनाम कर देंगे, लेकिन वे इतने कायर निकलेंगे कि उन्हें मेरी शिकायत करने तक की सब्र भी नहीं हुई। उन्होंने पहल करने में ही अपनी कुशलता समझी। मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? उस आदमी को उसकी औकात तो दिखा दूं। वैसे यह काम आपको करना चाहिए था, लेकिन जब आपको अपनी कुंठाएं सहलाने से ही फुर्सत नहीं है तो अपनी लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी। सुनो, बेकार का तमाशा मत करो। और वे जो मेरा तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं, मुझे बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं। वह दंदनाती हुई सीढ़ियां उतर गई। मेहमानों का कमरा खाली था। अम्मा जी के कमरे में बैठक जमी हुई थी। अम्मा अपने बड़े से पलंग पर बैठकर छालियां कतर रही थी। लालन को गोद में लेकर बिटिया रानी पास ही बैठी थी। जमाई राजा पान चबाते हुए सामने कुर्सी पर बैठे थे। वे अपनी लफाजी झाड़ रहे थे और माँ बेटी तन्मयता से उन्हें सुन रही थी। अम्मा, आपने बड़ी गलती की। बस गोरा रंग देखा और रीझ गई। अरे पहले कुशलशील तो देख लेती, फिर लड़की को घर में लाती। ये छोटे घरों की लड़कियां रासलीला रचाने में बड़ी माहिर होती हैं। वो तो आपके आशीर्वाद से मैं बच गया, वरना मैं तो ठगी गई बेटा। हीरा समझकर कांच उठा लाई। मुझे क्या पता था? अम्मा बोलते बोलते एकाएक रुक गईं। उन्होंने दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखा। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अपनी ओर उठती देखकर मीरा मंथर गति से कमरे में चली आई और सास के पलंग पर खड़ी हो गई। ये कैसी रासलीला का वर्णन हो रहा है जीजाजी? जरा हम भी तो सुनकर देखें। उसने स्पष्ट देखा कि सास और ननद ने घृणा से मुंह फेर लिया और जीजाजी अपनी कुर्सी पर बैठे कसमसा रहे हैं। आपने बताया नहीं जीजाजी, किस रासलीला का बखान हो रहा है? सब तुम्हारी तरह बेशरम नहीं होते, समझी? तुम्हें करते लाज नहीं आई? तो ये थी कहानी प्रतिरोध। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।